हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। हम इस पूरी जानकारी को सबसे आसान हिंदी में समझेंगे, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट हो जाएं। हम एक भी डिटेल विवरण नहीं छोड़ेंगे और टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द को केवल इंग्लिश अंग्रेजी में ही रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनसी में फूट, मॉडरेट्स उदारवादी और एक्सट्रीमिस्ट्स उग्रवादी। देखिए बेटा, ये सवाल इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में है। 1. सवाल और जवाब, द क्वेश्चन एंड आंसर। आपका सवाल था, कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स का प्रोटेस्ट मेथड क्या था? इसका सही जवाब है बी, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, संवैधानिक आंदोलन। मॉडरेट लीडर्स, उदारवादी नेता, वो शुरुआती नेता थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत की थी। ये बहुत ही पोलाइट, विनम्र और पेशेंट, धैर्यवान लोग थे। उनका प्रोटेस्ट मेथड, विरोध का तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है रूल्स, नियमों और लॉज, कानूनों के अंदर रहकर काम करना। एजिटेशन का मतलब है अपनी बात मनवाने के लिए पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश करना। इसे ऐसे समझो, अगर आपको अपनी मम्मी से कोई नई टॉय खिलौना चाहिए तो आप चिल्लाते नहीं हो, बल्कि एक पोलाइट लेटर, विनम्र पत्र लिखकर देते हो, जिसमें बताते हो कि आपको वो क्यों चाहिए और आप वादा करते हो कि आप अच्छे बच्चे बने रहेंगे। मॉडरेट्स भी ऐसे ही थे। वे ब्रिटिशर्स अंग्रेजों को पोलाइट पिटिशंस, विनम्र याचिकाएं लिखकर देते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिशर्स न्याय करेंगे। 2. कांग्रेस के दो समूह। कांग्रेस में दो अलग अलग सोच वाले ग्रुप बन गए थे। मॉडरेट्स उदारवादी, ये लोग स्लो, धीमे और सॉफ्ट, नरम तरीके से काम करना चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट्स उग्रवादी, ये लोग फास्ट, तेज और स्ट्रांग, मजबूत तरीके से फ्रीडम, आजादी चाहते थे। The methods employed by the two groups, moderates and extremists of Congress, were different in their tempo and approach. दोनों समूहों के तरीके, उनके टेम्पो, गति और अप्रोच, दृष्टिकोण में अलग थे। 3. सूरत स्प्लिट, सूरत में विभाजन, 1907। Congress split into two different groups at Surat session of Congress in 1907. कांग्रेस 1907 में सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन में दो अलग समूहों में टूट गई। स्प्लिट, फूट का मतलब है अलग हो जाना। उनकी सोच इतनी अलग हो गई थी कि वे एक साथ बैठ ही नहीं सकते थे। 1907 में सूरत नाम की जगह पर उनकी सालाना मीटिंग, एनुअल कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा झगड़ा हुआ और कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। 4. मॉडरेट्स उदारवादी का तरीका, पिटिशन, याचिका और फेथ, विश्वास। While the moderates had infinite faith in the efficacy of constitutional agitation and in appealing to the British sense of justice and fair play, जबकि मॉडरेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की एफिकेसी, प्रभावकारिता पर और ब्रिटिश के न्याय और निष्पक्षता पर इन्फिनिट फेथ, असीम विश्वास था। मॉडरेट्स का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स बुरे नहीं हैं, बस उन्हें पता नहीं है कि भारत में क्या गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने यह तरीके अपनाए। फेथ, विश्वास, उन्हें ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले पर पूरा विश्वास था। उन्हें लगता था कि अगर हम लॉजिकल, तार्किक तरीके से अपनी बात रखेंगे तो वो मान जाएंगे। होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन आयोजित करना, वे हर साल एक बड़ी मीटिंग रखते थे, एनुअल कॉन्फ्रेंस। रेजोल्यूशंस एंड स्पीचेस, संकल्प और भाषण, वे एलैबोरेट रेजोल्यूशंस, विस्तृत प्रस्ताव पास करते थे, यानी लंबी चौड़ी लिखित मांगे बनाते थे और भाषण देते थे, मेकिंग स्पीचेस। डेप्यूटेशंस टू इंग्लैंड में प्रतिनिधिमंडल भेजना, वे अपने नेताओं को इंग्लैंड भेजते थे, सेंडिंग डेप्यूटेशंस, ताकि वे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के नेताओं से बात कर सकें। सारांश, मॉडरेट्स का तरीका पिटिशन, याचिका, प्रेयर, प्रार्थना और प्रोटेस्ट, विरोध का था, मगर ये सब बहुत पोलाइट, विनम्र और लीगल, कानूनी तरीके से करते थे। 5. एक्सट्रीमिस्ट्स उग्रवादी का तरीका, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास और रेजिस्टेंस, विरोध। The extremists had no faith in the benevolence of British public or parliament. Extremists had faith in the concept of passive resistance. Extremists को ब्रिटिश पब्लिक या पार्लियामेंट की बेनेवलेंस, परोपकारिता, भलाई पर कोई विश्वास नहीं था। उन्हें पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा पर विश्वास था। एक्सट्रीमिस्ट्स का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने मॉडरेट्स के तरीकों को वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी समझा। डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, उन्हें ब्रिटिशर्स की अच्छाई पर कोई भरोसा नहीं था। उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से पावर, सत्ता नहीं छोड़ेंगे। एक्शन, कार्रवाई, वे केवल कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलनों में बात करने के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि इंडियंस, भारतीय, खुद एक्शन लें। पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, ये उनका मुख्य तरीका था। इसका मतलब है वायलेंस, हिंसा किए बिना सरकार को नॉन कोऑपरेट, असहयोग करना।
उदाहरण, अगर ब्रिटिशर्स कोई सामान बेच रहे हैं तो एक्सट्रीमिस्ट्स उन्हें पिटिशन नहीं देते थे, बल्कि लोगों से कहते थे कि ब्रिटिश सामान को बॉयकॉट बहिष्कार करें और केवल स्वदेशी स्वदेशी माइनस अपने देश में बना सामान इस्तेमाल करें। सारांश, एक्सट्रीमिस्ट्स का तरीका एक्शन, कार्रवाई और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर जोर देता था, जिसके लिए वे पैसिव रेजिस्टेंस जैसे बॉयकॉट और स्वदेशी का इस्तेमाल करते थे। हाँ, जरूर। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। भाग 1, मुख्य तथ्य और स्रोत, मेन फैक्ट एंड सोर्स। नमस्ते प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दिनों में जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेता थे, वे कहां से आते थे? सवाल और जवाब। आपने जो पूछा वो ये है कि ज्यादातर मॉडरेट लीडर्स, नरमपंथी नेता कहां से थे? इसका सही जवाब है वे अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों से आते थे। मतलब अर्बन एरियाज का मतलब होता है बड़े शहर, जैसे पहले बॉम्बे, बंबई या कैलकाटा, कलकत्ता हुआ करते थे। बहुत कम नेता गांव, रूरल एरियाज से थे। स्रोत, ये सवाल इतना जरूरी है कि इसे 1999 में एक बड़ी सरकारी परीक्षा 43rd बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था। यह बताता है कि यह इतिहास का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य है। भाग 2, नेताओं का समय और तरीका, द ईरा एंड मेथड ऑफ लीडर्स। अब समझते हैं कि ये नेता कौन थे और इनका काम करने का तरीका क्या था। समय, यह लिबरल पॉलिटिक्स, उदार राजनीति का दौर था जो लगभग 1885 से 1905 तक चला। इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की एक बड़ी पार्टी नई बनी थी। लिबरल, उदार का मतलब इन नेताओं को ब्रिटिश अंग्रेजों पर भरोसा था। वे सोचते थे कि अगर हम पोलाइट, विनम्र तरीके से, लीगल, कानूनी तरीके से और फॉर्मल, औपचारिक ढंग से अपनी बात कहेंगे तो अंग्रेज हमारी बात मान लेंगे। उदाहरण, ये नेता चिल्लाते या लड़ाई नहीं करते थे। वे पिटिशंस, याचिकाएं लिखते थे, यानी अंग्रेजों को फॉर्मल रिक्वेस्ट्स, औपचारिक अनुरोध भेजते थे। वे शांतिपूर्ण मीटिंग्स, सभाएं करते थे और न्यूज़पेपर्स, अखबारों में लेख लिखते थे। कुछ बड़े नाम, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशॉ वाचा, उमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे बड़े नेता इसी समूह के थे। ये सब हाईली एजुकेटेड, अत्यधिक शिक्षित थे और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, महानगरों में रहते थे। भाग 3, शहरी क्यों, वाई वर दे अर्बन। सबसे बड़ा सवाल, वे शहरों में ही क्यों थे? पढ़े लिखे लोग, कांग्रेस में जिन लोगों का डोमिनेशन, प्रभुत्व था, वे मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के प्रॉस्पेरस, समृद्ध और स्कॉलर्स, विद्वान लोग थे। नौकरियां, उनके पास शहर वाली प्रोफेशनल, पेशेवर नौकरियां थीं, जैसे बैरिस्टर्स, वकील, बैरिस्टर, डॉक्टर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इंजीनियर, जर्नलिस्ट्स, पत्रकार और लिटरेरी पीपल, साहित्यकार। शहर ही क्यों? उस जमाने में ये महंगी और अच्छी वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, पश्चिमी शैली की शिक्षा सिर्फ अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में ही मिलती थी। ब्रिटिश अंग्रेजों ने अपने बड़े कॉलेज और कोर्ट सिर्फ बड़े शहरों में ही बनाए थे, इसलिए इन नौकरियों को पाने के लिए इन नेताओं को शहरों में ही रहना पड़ता था। रुतबा, स्टेटस, ये नेता टाइटल, उपाधि और हाई डेजिग्नेशन, उच्च पद से बहुत आकर्षित थे। चार्म्ड देम, उन्हें मोह लिया, इसका मतलब है कि वे अंग्रेजों से रिस्पेक्ट, सम्मान पाना चाहते थे। वे सोचते थे कि अगर वे अंग्रेजों के नियम मानकर काम करेंगे तो उन्हें सर जैसी टाइटल, उपाधियां मिलेंगी और उन्हें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स, महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियां मिलेंगी। वे इसी रास्ते से भारत में धीरे धीरे बदलाव लाना चाहते थे। भाग 4, बड़ी कमजोरी, द बिग वीकनेस। हालांकि ये नेता बहुत होशियार थे, लेकिन इनकी एक बड़ी कमी भी थी, डिस्कनेक्शन, अलगाव। ओरिजिनल टेक्स्ट मूल पाठ में कहा गया है कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस प्रतिनिधियों का कॉमन पीपल, आम लोगों से नो कनेक्शन, कोई संबंध नहीं था। मतलब वे बड़े साफ सुथरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, महानगरों में रहते थे, इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते थे और ज्यादातर गरीब फार्मर्स, किसानों और विलेजर्स, ग्रामीणों से दूर थे। समस्या, उन्हें गांवों में रहने वाले करोड़ों गरीब लोगों की असली परेशानियां, जैसे बहुत ज्यादा टैक्सेस, कर और गरीबी ठीक से पता नहीं थीं। नतीजा, कॉन्सिक्वेंस, चूंकि ये नेता केवल शहरों तक ही सीमित थे और आम जनता से जुड़े नहीं थे, इसलिए वे मास मूवमेंट, जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। उनकी ये वीकनेस, कमजोरी ही थी, जिसके कारण बाद में एक्सट्रीमिस्ट्स, गरमपंथी जैसे नेता आए, जिन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए और तेज और मजबूत कदम उठाने होंगे और उन्हें गांव के लोगों को भी साथ लेना होगा।
आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो गया होगा। आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। नमस्ते। ये बहुत अच्छा है कि आप इन गहरी बातों को हिंदी में भी समझना चाहते हैं। मैं आपकी दी गई पूरी जानकारी को, हर एक शब्द को सबसे सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मुख्य सवाल, सेल्फ रूल, स्वशासन का लगातार चैंपियन कौन? देखिए, ये एक तरह की ऐतिहासिक पहेली है। हमें ये पता लगाना है कि इन चार बड़े नेताओं में से किसने 1904 से लगातार सेल्फ रूल, स्वशासन या स्वराज की मांग पर जोर देना शुरू किया। सेल्फ रूल, स्वशासन, स्वराज क्या है? इसे ऐसे समझिए, भारत हमारा घर है और अंग्रेज ब्रिटिश हमारे घर के मेहमान थे, लेकिन वे ही सारे नियम बनाते थे। सेल्फ रूल का मतलब है घर की चाबी वापस लेना और सारे नियम खुद बनाना, यानी भारतीय लोग खुद अपना गवर्नमेंट, सरकार चलाएंगे। कौन थे उम्मीदवार, कैंडिडेट्स? नाम, नेम, सरल पहचान, सिंपल आइडेंटिटी। जवाब क्यों नहीं? वाई नॉट द आंसर? S.N. बैनर्जी, शुरुआती बड़े नेता, अर्ली ग्रेट लीडर। इनका ध्यान रिफॉर्म, सुधार पर था, यानी अंग्रेजों के साथ रहते हुए ही धीरे धीरे अधिकार लेना, तुरंत सेल्फ रूल की मांग नहीं थी। औरोबिंदो घोष, क्रांतिकारी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। ये 1905 के आसपास पूरे इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए उठे, लेकिन दादाभाई नौरोजी ने 1904 में ही सेल्फ रूल की मांग शुरू कर दी थी। फिरोज शाह मेहता, शांत मध्यम रास्ते वाले नेता, मॉडरेट लीडर। ये भी रिफॉर्म, सुधार और धीमी स्थिर मांगों पर जोर देते थे। दादाभाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यही सही जवाब है। इन्होंने 1904 में ही इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग उठा दी थी। दादाभाई नौरोजी, दो ऐतिहासिक घटनाएं, टू हिस्टोरिकल इवेंट्स। दादाभाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जो 1904 के बाद लगातार सेल्फ रूल पर जोर देते रहे। आपकी दी गई एक्सप्लेनेशन, व्याख्या में दो मुख्य तारीखें हैं जो ये साबित करती हैं। 1. दुनिया के मंच पर पहली मांग, द 1904 ग्लोबल डिमांड। Original text, मूल पाठ। In 1904, first time Dadabhai Naoroji demanded Swaraj, self-rule, or self-government in International Socialist Congress. सरल हिंदी में, सन 1904 में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। उन्होंने ये मांग किसी छोटे मोटे मंच पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वर्ल्ड मीटिंग, विश्व बैठक में रखी थी, जिसका नाम था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। यह मीटिंग एम्स्टर्डम में हुई थी। ये ऐसा था जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब खुद का गवर्नमेंट, सरकार चाहता है। इस इवेंट घटना के बाद उन्होंने कभी ये बात नहीं छोड़ी, इसलिए कहा गया कि वो कंटिन्यूअसली, लगातार इस पर एम्फसाइज, जोर देते रहे। 2. देश का आधिकारिक लक्ष्य बनाना, द 1906 नेशनल गोल। Original text, मूल पाठ, for India and continuously emphasized on the grant of self-rule in India. In his presidential address in 1906, he demands Swaraj, self-rule, at INC Forum. सरल हिंदी में, 1904 के बाद उन्होंने लगातार भारत के लिए सेल्फ रूल, स्वशासन की मांग पर जोर दिया। फिर 1906 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष चुना गया। ये भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। उन्होंने कलकत्ता अब कोलकाता में अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस, अध्यक्षीय भाषण में साफ साफ ऐलान कर दिया कि INC का मुख्य गोल, लक्ष्य अब सिर्फ स्वराज ही है। इस तरह उन्होंने सिर्फ अपनी राय नहीं बताई, बल्कि पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन का मिशन, उद्देश्य ही बदल दिया और स्वराज को देश का आधिकारिक डिमांड, मांग बना दिया। ये साबित करता है कि 1904 से शुरू होकर उनका एम्फेसिस, जोर कभी कम नहीं हुआ। अतिरिक्त जानकारी और स्रोत, सोर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। बाकी का टेक्स्ट पार्ट बस सवाल की पहचान और एक लिंक बताता है। Original text, मूल पाठ, ANS. D. Dadabhai Naoroji, UPPCS, Mains, 2016. Join -greater than link to t.me. सरल हिंदी में, इस सवाल का सही आंसर, उत्तर है दादाभाई नौरोजी। यह सवाल एक बहुत बड़ी सरकारी परीक्षा UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया था, जिसका मतलब है कि यह एक स्टैंडर्ड, मानक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके साथ दिया गया लिंक, join-greater-than-link to t.me, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने वाले किसी ग्रुप का रेफरेंस संदर्भ है, जिसका सवाल के ऐतिहासिक फैक्ट, तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल साफ हो गया होगा।
दादा भाई नौरोजी ने 1904 में दुनिया के सामने और 1906 में देश के सामने स्वराज की मांग रखकर सेल्फ रूल की फाउंडेशन नींव रखी थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि 1906 के बाद आईएनसी में स्वराज के तरीके को लेकर दो गुटों, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में क्या बहस हुई थी? नमस्ते। बहुत बढ़िया। मैं आपको 1906 के बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्वराज की मांग को लेकर जो गर्मागर्म बहस हुई थी उसके बारे में सबसे सरल तरीके से बताता हूं। स्वराज की मांग पर दो गुट, नरम दल और गरम दल। 1906 में जब दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को आईएनसी का मुख्य लक्ष्य बना दिया तो सभी नेता खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि स्वराज पाने का तरीका क्या होगा। इस तरीके को लेकर आईएनसी में दो बड़े गुट बन गए जिन्हें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स कहा गया। गुट ग्रुप, हिंदी नाम, हिंदी नेम, मुख्य नेता, की लीडर्स, मॉडरेट्स, नरम दल या उदारवादी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल या उग्रवादी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों मिलकर लाल बाल पाल कहलाते थे। नरम दल, मॉडरेट्स की सोच, शांति और भरोसा। एक, लक्ष्य, द गोल। स्वराज का मतलब उनके लिए यह था कि हमें अंग्रेजों के कंट्रोल, नियंत्रण में ही सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन चाहिए। जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था, जहां अंग्रेज सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति थे, पर वहां की जनता खुद अपनी सरकार चलाती थी। उदाहरण, आप अपने पापा से कहते हैं, मुझे अपना कमरा खुद से साफ करने दीजिए और मैं खुद ही खेलने का समय तय करूंगा, पर आप जानते हैं कि घर के मुख्य नियम पापा ही बनाएंगे। 2, तरीका, द मेथड। ये नेता मानते थे कि अंग्रेज न्याय पसंद, जस्ट हैं, हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए। उनका तरीका था पिटिशन, याचिका लिखना, रेजोल्यूशन, प्रस्ताव पास करना और अंग्रेजों से मिलकर अपनी बात पोलाइटली, विनम्रता से कहना। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, संवैधानिक आंदोलन कहते थे। उन्हें भरोसा था कि धीरे धीरे और प्यार से बात करने पर अंग्रेज हमें स्वराज दे देंगे। गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट्स की सोच, संघर्ष और तुरंत कार्रवाई। 1, लक्ष्य, द गोल। स्वराज का मतलब उनके लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता था। वे अंग्रेजों के नीचे कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहते थे। उदाहरण, ये कहते थे, ये हमारा घर है, हम सारे नियम खुद बनाएंगे और अंग्रेज यहां के नियमों में दखल नहीं दे सकते। 2, तरीका, द मेथड। ये नेता मानते थे कि पिटिशन, याचिका से कुछ नहीं होगा, अंग्रेज ताकत की भाषा समझते हैं। इनका तरीका था मास एजिटेशन, जन आंदोलन, बॉयकॉट, बहिष्कार और स्वदेशी। बॉयकॉट, अंग्रेजों की बनाई हर चीज, कपड़े, स्कूल, नौकरी का विरोध और बहिष्कार करना। स्वदेशी, सिर्फ अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना। वे लोगों को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता सिखाना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नतीजा, 1907 का सूरत विभाजन, सूरात स्प्लिट। इन दोनों गुटों के बीच तरीके को लेकर इतना डिस्प्यूट, विवाद बढ़ गया कि 1907 में सूरत में हुए आईएनसी सेशन सत्र में पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। मॉडरेट्स, नरम दल को लगता था कि एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल को लगता था कि मॉडरेट्स, नरम दल अपनी भीख मांगने वाली पॉलिसी नीति से कभी आजादी नहीं दिला पाएंगे। यह स्प्लिट, विभाजन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन दोनों गुटों ने स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया? नमस्ते। ये एक बहुत अच्छी मांग है। मैं आपकी पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम केवल जरूरी टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में रखेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? इसका सही उत्तर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में की थी। सरल हिंदी में गहरी व्याख्या। सोचिए, गोखले जी एक बहुत दयालु और समझदार टीचर, शिक्षक थे। उन्होंने देखा कि भारत में बहुत गरीबी है और लोगों को मदद की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे एजुकेटेड, पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को तैयार किया जाए जो सेल्फलेस, निस्वार्थ होकर, यानी बिना अपने लिए पैसे मांगे देश की सेवा करें।
सोसाइटी का मतलब है समूह या संघ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का मतलब है भारत के सेवक। इस संस्था का मुख्य गोल लक्ष्य था युवाओं को सोशल सर्विस, समाज सेवा के लिए प्रशिक्षित करना। ये लोग एक गंभीर प्रतिज्ञा लेते थे कि वे अपना पूरा जीवन गरीब लोगों की मदद करने, शिक्षा फैलाने और बाढ़ या अकाल जैसी आपदाओं में लोगों को राहत पहुंचाने में लगा देंगे। अन्य स्वतंत्रता सेनानी, अदर फ्रीडम फाइटर्स। आपने 4 बहुत बड़े नेताओं के नाम दिए हैं। आइए हर किसी के बारे में जानते हैं। 1. A. लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, पंजाब का शेर कहा जाता था। ये बहुत बहादुर थे। ये लाल बाल पाल की तिकड़ी, 3 लोगों का समूह में लाल थे। ये एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल समूह के नेता थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जो नेता ये मानते थे कि अंग्रेजों से आज़ादी को पोलाइटली, विनम्रता से मांगने के बजाय उनसे असर्टिवली जोरदार तरीके से लड़कर डिमांड मांग करना चाहिए। इनका मानना था कि हमें अंग्रेजों के गुड्स, सामान का बॉयकॉट, बहिष्कार करना चाहिए। 1928 में एक विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी, जो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस बलिदान था। 2. बी. बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल भी लाल बाल पाल तिकड़ी में पाल थे और एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। ये बहुत अच्छे ओरेटर, वक्ता, भाषण देने वाले थे। ये अपनी बातों से लोगों में देश प्रेम, पेट्रियोटिज्म की भावना भर देते थे। ये भी स्वदेशी यानी भारत में बने सामानों को इस्तेमाल करने और बॉयकॉट का जोरदार समर्थन करते थे। 3. सी. गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले माइनस सोसाइटी के संस्थापक। गोखले जी महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु, शिक्षक थे। गांधी जी ने इन्हें अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना। ये मॉडरेट, नरम दल समूह के नेता थे। मॉडरेट का मतलब है जो नेता मानते थे कि अंग्रेजों से बात करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक तरीके यानी नियम और कानून का पालन करना चाहिए, जैसे कि चिट्ठी लिखना या शांत तरीके से मीटिंग करना। इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं। सबसे सरल फर्क, गोखले मॉडरेट, टीचर से रिक्वेस्ट अनुरोध करते थे। लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट, अपनी बात को डिमांड मांग के रूप में रखते थे। 4. डी. भगत सिंह। भगत सिंह। भगत सिंह जी एक महान रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी थे। इनका जन्म बाकी नेताओं से बहुत बाद में हुआ था। ये मानते थे कि रेवोल्यूशन, क्रांति के बिना आज़ादी नहीं मिलेगी। 1929 में इन्होंने और इनके साथी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरी हो चुकी अंग्रेजी सरकार को अपनी आवाज सुनाना था। ये 1931 में सिर्फ 23 साल की उम्र में एग्जीक्यूटेड, फांसी पर चढ़ाए गए और इनकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाती है। 5. E. None of the above/more than one of the above. यह ऑप्शन, विकल्प, तब इस्तेमाल होता जब सही उत्तर इस सूची में नहीं होता या एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर स्थापना की होती। पर क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी अकेले संस्थापक हैं और उनका नाम सूची में है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत, डिटेल्ड और सरल व्याख्या से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर, अति स्पष्ट हो गए होंगे। अब आप लाल बाल पाल के बारे में और जानना चाहेंगे या महात्मा गांधी और गोखले जी के रिश्ते के बारे में? वाह, यह बहुत ही शानदार विचार है। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम हर बात को विस्तार से समझेंगे। 1. मुख्य प्रश्न और उत्तर, द कोर क्वेश्चन एंड आंसर। आपका सवाल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC पर राजनीति की प्रार्थना, याचिका और विरोध, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट का अभ्यास करने का आरोप किसने लगाया? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि INC के शुरुआती नेता, जिन्हें मॉडरेट्स, नरम दल कहते थे, बहुत ही कमजोर, वीक तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 2. कांग्रेस के शुरुआती 20 साल, नरम दल का दौर, द मॉडरेट ईरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की शुरुआत 1885 में हुई थी। इसके शुरुआती 2 दशक, फर्स्ट 2 डेकेड्स, यानी लगभग 1885 से 1905 तक के समय को इतिहास में मॉडरेट ईरा, नरम दल का युग कहा जाता है। प्रमुख नेता, प्रोमिनेंट लीडर्स, इस समय के बड़े नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले।
उनका विश्वास, देयर बिलीफ, पाठ टेक्स्ट में बताया गया है कि उन्हें ब्रिटिश जस्टिस, ब्रिटिश न्याय और उनकी जेनरोसिटी, उदारता में बहुत कॉन्फिडेंस विश्वास था। वे सोचते थे कि अगर हम अंग्रेज़ों को अपनी समस्याएं प्यार से बताएंगे तो अंग्रेज़ ज़रूर ठीक कर देंगे, क्योंकि वे न्याय पसंद लोग हैं। उनका लक्ष्य, देयर एम, उनका लक्ष्य अग्रेसिव नेशनलिज्म, आक्रामक राष्ट्रवाद या तुरंत इंडिपेंडेंस आज़ादी पाना नहीं था। वे बस चाहते थे कि भारत के लोगों को सरकार में थोड़ी और जगह मिले और उन्हें थोड़ी बेहतर सुविधाएं मिलें। वे अंग्रेज़ों को पूरी तरह से हटाना नहीं चाहते थे। 3. तिलक जी का उदय, गरम दल की शुरुआत, राइज ऑफ तिलक एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। 1905 के आसपास कुछ नए और युवा नेता सामने आए जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल या रेडिकल्स, कट्टरपंथी कहा गया। ये नेता अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थे। प्रमुख नेता, इन नेताओं में मुख्य थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल। इन्हें प्यार से लाल बालपाल कहा जाता था। उनकी सोच, तिलक जी जैसे नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों से प्यार से बात करने का समय अब खत्म हो गया है। अंग्रेज हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे। हमें अपना हक मांगना नहीं है, छीनना है। उनका नारा, तिलक जी का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 4. तिलक जी का आरोप, राजनीति की भीख, तिलक्स एक्यूजेशन, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। यहीं पर तिलक जी ने मॉडरेट्स के तरीकों की बहुत आलोचना, क्रिटिसिज्म की। उन्होंने उनके तरीकों को मजाक में पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट कहा, जिसका मतलब है नरम दल का तरीका, मॉडरेट मेथड। सरल हिंदी में मतलब, सिंपल हिंदी मीनिंग। तिलक जी की आलोचना, तिलक्स क्रिटिसिज्म। प्रेयर, प्रार्थना, अंग्रेज सरकार से हाथ जोड़कर हम्बली किसी चीज के लिए निवेदन करना। तिलक जी कहते थे, यह भीख मांगना है, हमें भीख नहीं, राइट, अधिकार चाहिए। पिटिशन, याचिका, अपनी शिकायतें लिखकर, रिटन लेटर्स, कागज पर अंग्रेजों को देना। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड कहलाता था। तिलक जी कहते थे, अंग्रेज इन कागजों को कूड़ेदान, डस्टबिन में फेंक देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रोटेस्ट, विरोध, बहुत ही हल्के फुल्के, माइल्ड, छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन करना जो अंग्रेजों को डराए नहीं। तिलक जी कहते थे, इतने छोटे और कमजोर विरोध से अंग्रेजी सरकार को कोई फर्क, डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तिलक जी ने इन तीनों तरीकों को मिलाकर पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहा, जिसका हिंदी में मतलब है राजनीतिक भीख। वो कहते थे कि हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मैस एजिटेशन, जन आंदोलन, बॉयकॉट, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार और स्वदेशी, अपने देश की चीजें अपनाना जैसे ताकतवर तरीके अपनाने चाहिए। इस तरह बाल गंगाधर तिलक ने नरम दल के नेताओं पर यह गंभीर आरोप लगाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तरीके को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। वाह, ये बहुत बढ़िया है कि आप हिंदी में और गहराई से जानना चाहते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। हम उन्हीं बातों को और भी सरल और व्यवस्थित तरीके से समझेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। भाग 1, विनती और याचिका की नीति का अंत, एंड ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन पॉलिसी। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जो भारत की आज़ादी के लिए बनी थी, शुरुआत में बहुत मॉडरेट यानी विनम्र और शांत थी। शुरुआत में 1885 से 1905 तक INC के नेताओं को लगा कि अगर वे ब्रिटिश सरकार को विनम्रता से पत्र लिखेंगे, याचिकाएं, पिटिशंस देंगे और सभाओं में धीरे से अपनी मांगें रखेंगे, तो ब्रिटिश सरकार उनकी बात मान लेगी। इसे ही प्रेयर एंड पिटिशन पॉलिसी, विनती और याचिका की नीति कहते थे। यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से खिलौना मांगने के लिए विनती भरा पत्र लिख रहा हो। मगर लगभग 20 साल बाद कुछ नेताओं को लगा कि यह तरीका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वे थक गए थे सिर्फ मांगने से। इस समय एक बहुत ही जोशीले और मजबूत नेता आए, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं मांगनी है, हमें अपना हक छीनना है। उन्होंने ही इस प्रेयर एंड पिटिशन पॉलिसी को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक जी ब्रिटिश एम्पायर साम्राज्य के सबसे बड़े ओपोनेंट विरोधी थे। उन्होंने विनती करने के बजाय एजिटेशन, आंदोलन या विरोध का तरीका सिखाया। उदाहरण के लिए, अब हमें सिर्फ पत्र नहीं लिखना था, बल्कि सड़कों पर उतरकर हड़ताल, स्ट्राइक्स करनी थी। ब्रिटिश सामान का बॉयकॉट करना था और बड़े बड़े प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करने थे। तिलक जी के विचारों से बहुत सारे समझदार, इंटेलेक्चुअल कांग्रेसमैन सहमत हो गए और उनके फॉलोअर अनुयायी बन गए।
पंजाब के लाला लाजपत राय और कलकत्ता अब कोलकाता के बिपिन चंद्रपाल जैसे नेता उनके स्टॉन्च फॉलोअर पक्के अनुयायी बन गए। इन तीनों को लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्रपाल को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के सबसे बड़े चेहरे थे। इन सबने मिलकर कांग्रेस की पुरानी शांत मॉडरेट पॉलिसी का विरोध अपोज्ड किया। भाग 2, भीख मांगने वाला संस्थान का नारा, द स्लोगन ऑफ बेगिंग इंस्टीट्यूट। इसी विरोध के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही तेज और कड़वी बात कही। पहले यह जानना जरूरी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एस्टैब्लिश्ड 28 दिसंबर 1885 को बंबई अब मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। तिलक जी और बाकी एक्सट्रीमिस्ट्स गरम दल के नेता को लगा कि मॉडरेट नेता हर साल बस एक जगह इकट्ठा होते हैं, थोड़े बहुत भाषण देते हैं और फिर ब्रिटिश सरकार को एक अनुरोध भेजकर वापस चले जाते हैं। उन्हें लगता था कि कांग्रेस कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जगह है जहां लोग सिर्फ भीख मांगते हैं। इसीलिए बीजी तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बेगिंग इंस्टीट्यूट भीख मांगने वाला संस्थान कहा। यह एक बहुत ही नेगेटिव नकारात्मक टिप्पणी थी। इसका मतलब था कि कांग्रेस आजादी मांग रही है जबकि उसे लड़कर लेनी चाहिए। इस टिप्पणी से यह बात साफ हो गई कि कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग सोच के गुट बन गए थे। भाग 3, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इन दोनों गुटों का अंतर समझना सबसे जरूरी है। पॉइंट मॉडरेट माइनस नरम दल 1885-1905, एक्सट्रीमिस्ट माइनस गरम दल 1905 के बाद। मुख्य मेन लीडर दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, लाल बाल पाल। लक्ष्य गोल, धीरे धीरे सुधार रिफॉर्म्स, ब्रिटिश शासन के अंदर ही स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस। पूर्ण स्वराज या स्वराज स्वतंत्रता, ब्रिटिश शासन का अंत। तरीका मेथड, विनती प्रेयर, याचिका पेटिशन, भाषण। ये था बेगिंग इंस्टीट्यूट वाला तरीका। आंदोलन एजिटेशन, बॉयकॉट, हड़ताल स्ट्राइक्स और स्वदेशी सिर्फ देश का सामान उपयोग करना। तिलक का विचार, तिलक ने इस तरीके को खत्म किया और इसे बेगिंग इंस्टीट्यूट कहकर इसकी आलोचना की। तिलक ने इस तरीके को शुरू किया और कहा कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, बर्थ राइट है। इस तरह बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की दिशा बदल दी, मांगने के बजाय लड़ने की शुरुआत की, और इसी वजह से उन्होंने पुरानी नीति को खत्म करने में की रोल मुख्य भूमिका निभाया। क्या आप अब बंगाल के विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में जानना चाहेंगे? ये वो घटना थी जिसने एक्सट्रीमिस्टों के आंदोलन को और भी मजबूत कर दिया था। नमस्ते, यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको ये पूरी जानकारी जो आपने दी है बहुत ही आसान हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हों। आपका हर कॉन्सेप्ट, अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय और मजनी, मेरे पॉलिटिकल गुरु। यह सारा एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण भारत के महान फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के बारे में है, जिन्होंने इटली के क्रांतिकारी जोसेफ मजनी को अपना पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु माना था। पहला भाग, सवाल और सही जवाब, द क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय ने अपना पॉलिटिकल गुरु माना? 1. लाला लाजपत राय कौन थे? वो पंजाब के एक बड़े नेता थे, जिन्हें पंजाब केसरी या लायन ऑफ पंजाब का शेर भी कहा जाता था। वो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ी का हिस्सा थे, जो एक्सट्रीमिस्ट गरम दल विचारधारा के थे। यानी वे आज़ादी के लिए केवल प्रार्थना करने के बजाय मैस एजिटेशन, जन आंदोलन और बॉयकॉट, बहिष्कार जैसे कड़े कदम उठाने में विश्वास रखते थे। 2. पॉलिटिकल गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब होता है शिक्षक या मार्गदर्शक। पॉलिटिकल गुरु वो व्यक्ति होता है जिसके विचारों और कामों को कोई व्यक्ति राजनीति में अपना रोल मॉडल, आदर्श मानता है। 3. ऑप्शंस, विकल्प में कौन थे? ए. गैरिबाल्डी और डी. मजनी माइनस, ये दोनों इटली को एक करने वाले महान नेता थे। बी. विवेकानंद माइनस, ये भारत के महान स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक गुरु थे। सी. दादा भाई नौरोजी,
ये भारतीय राजनीति के एक शुरुआती और बहुत सम्मानित नेता थे। 4. सही जवाब एंस क्या है? सही जवाब है डी मज़नी। दूसरा भाग, गहराई से स्पष्टीकरण, द इन-डेप्थ एक्सप्लेनेशन। अब उस लाइन को समझते हैं जिसमें पूरी बात छुपी है। लाला लाजपत राय accepted Italian revolutionary Mazzini as his political guru after reading his biography, and later he translated splendid creation of Mazzini, The Duty of Man in Urdu also. 1. प्रेरणा का स्रोत, माज़िनी की बायोग्राफी। माज़िनी कौन थे? जुसेप्पे मज़िनी इटली के एक महान रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे। उनका सपना था कि इटली के छोटे छोटे राज्य मिलकर एक यूनाइटेड, एकजुट और फ्री आज़ाद देश बने। बायोग्राफी क्या है? यह किसी व्यक्ति के जीवन पर लिखी गई कहानी की किताब होती है। लाला जी को प्रेरणा कैसे मिली? लाला लाजपत राय ने जब मज़नी की बायोग्राफी पढ़ी तो उन्हें लगा कि मज़नी की लड़ाई इटली को आज़ाद कराने की थी और उनकी, लाला जी की लड़ाई भारत को आज़ाद कराने की है। उन्हें मज़नी में एक ऐसा लीडर, नेता मिला जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए लाला जी ने मज़नी के विचारों को अपना पॉलिटिकल गाइड, राजनीतिक मार्गदर्शक मान लिया। 2. विचारों का फैलाव, द ड्यूटी ऑफ मैन का ट्रांसलेशन। स्प्लेंडिड क्रिएशन क्या है? इसका मतलब है मज़नी की एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रचना, द ड्यूटी ऑफ मैन, मनुष्य के कर्तव्य। किताब में क्या है? यह किताब सिखाती है कि आज़ाद होने का मतलब सिर्फ राइट्स, अधिकार पाना नहीं है, बल्कि देश के प्रति हमारा ड्यूटी, कर्तव्य क्या है। मज़नी ने सिखाया कि हर इंसान का पहला कर्तव्य अपने नेशन, राष्ट्र को फ्री मुक्त कराने और उसकी सेवा करने का होता है। उर्दू में ट्रांसलेशन, लाला लाजपत राय ने इस शक्तिशाली किताब को उर्दू भाषा में ट्रांसलेटेड अनुवाद किया। यह क्यों किया? यह सबसे ज़रूरी बात है। लाला जी चाहते थे कि मज़नी के रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी विचार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रहें। वो चाहते थे कि पंजाब और बाकी उत्तर भारत के लोग जो उर्दू पढ़ते थे यह सीखें कि देश के लिए लड़ना हमारा मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है। इस ट्रांसलेशन से उन्होंने आज़ादी की आग को भारत के आम लोगों तक पहुंचा दिया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह एक्सप्लेनेशन बताता है कि लाला लाजपत राय एक ग्लोबल, वैश्विक सोच वाले नेता थे। उन्होंने इटली के रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी मज़ीनी के विचारों को लिया, उन्हें समझा और फिर उन विचारों को उर्दू में ट्रांसलेटेड करके भारत की आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल किया। यही कारण है कि मज़ीनी उनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। यह दिखाता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ भारत के विचारों से नहीं, बल्कि दुनिया भर की फ्रीडम मूवमेंट्स, स्वतंत्रता आंदोलनों से भी प्रभावित थी। नमस्ते। ये बहुत अच्छा है कि आप इस पूरी जानकारी को हिंदी में, सरल भाषा में और गहराई से समझना चाहते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह स्पष्ट हो जाएं। यहां बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या दी गई है जिसमें कोई भी बात छूटी नहीं है। इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक। इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक थे। उनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक था। ये टाइटल, उपाधि उन्हें एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में दी थी। शिरोल का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो गुस्सा और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, राजनीतिक उथल-पुथल थी, उसके मुख्य कारण तिलक ही थे। इसलिए उन्होंने तिलक को अशांति का जनक कह दिया। तिलक के सिद्धांत, सेवा और त्याग, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। तिलक का मानना था कि देश को आज़ाद कराने के लिए सर्विस, सेवा और सैक्रिफाइस, त्याग बहुत ज़रूरी है। 1. सर्विस, सेवा। इसका मतलब था कि देश के लिए लगातार काम करना। तिलक ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि लोगों की मदद के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन शिक्षा सोसाइटी जैसी संस्थाएं बनाई ताकि भारतीयों को अच्छी और राष्ट्रीय शिक्षा मिल सके। 2. सैक्रिफाइस, त्याग। इसका मतलब था कि देश की आज़ादी के लिए अपनी हर चीज़, यहां तक कि अपनी आज़ादी को भी दांव पर लगा देना। तिलक ने अपने विचारों के कारण कई बार जेल, प्रिजन गए, जिसमें मांडले जेल में बिताए गए 6 साल शामिल हैं। लोगों ने उनके सैक्रिफाइस को देखकर उन्हें लोकमान्य कहा, जिसका मतलब है लोगों द्वारा स्वीकार किए गए। ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती, चैलेंजिंग द ब्रिटिश एम्पायर। तिलक ने डरकर नहीं, बल्कि डटकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। उन्होंने मॉडरेट्स, नरमपंथियों की तरह केवल पिटीशंस, याचिकाएं नहीं भेजीं, बल्कि सीधे स्वराज की मांग की। स्लोगन, नारा। उनका सबसे प्रसिद्ध स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह एक विनम्र प्रार्थना नहीं बल्कि एक बोल्ड डिमांड, साहसी मांग थी। न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र, उन्होंने अपने 2 अखबारों माइनस केसरी माइनस मराठी में और मराठा माइनस अंग्रेजी में माइनस का इस्तेमाल ब्रिटिश नीतियों की कड़ी क्रिटिसिज्म आलोचना करने के लिए किया। जब अकाल, फैमिन या प्लेग जैसी विपत्तियां आईं तो उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने को कहा। इन लेखों के कारण उन पर कई बार सेडिशन, राजद्रोह का मुकदमा चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदलाव, चेंज इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये समझना बहुत जरूरी है कि तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच को कैसे बदल दिया। शुरुआत में मॉडरेट्स, कांग्रेस के शुरुआती नेता मॉडरेट्स अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और सिर्फ रिफॉर्म्स, सुधार चाहते थे। वे ब्रिटिश शासन की तारीफ भी करते थे। तिलक का प्रभाव, एक्सट्रीमिस्ट्स, तिलक जैसे नेताओं, एक्सट्रीमिस्ट्स माइनस गरमपंथी ने जोर दिया कि सिर्फ स्वराज ही लक्ष्य होना चाहिए। उनके प्रयासों से ही कांग्रेस ने बॉयकॉट, बहिष्कार और स्वदेशी जैसे अग्रेसिव मेथड्स, आक्रामक तरीकों को अपनाना शुरू किया। बॉयकॉट का मतलब था ब्रिटिश सामानों का इस्तेमाल छोड़ना और स्वदेशी का मतलब था सिर्फ भारत में बने सामानों का इस्तेमाल करना। सरल उदाहरण, पहले कांग्रेस के नेता अंग्रेजों से कहते थे, कृपया हमें आज़ादी दे दीजिए। तिलक ने इसे बदल दिया और कहा, हम आज़ादी छीन कर लेंगे और तुम्हारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बदलाव ने कांग्रेस को एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी, शक्तिशाली राजनीतिक दल बना दिया जो ब्रिटिश सरकार को ओपनली क्रिटिसाइज, खुले तौर पर आलोचना करती थी। मानहानि का मुकदमा, द डेफेमेशन सूट। जब वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा तो तिलक को ये टाइटल पसंद नहीं आया। कारण, तिलक को लगा कि ये डेफेमेशन, मानहानि है, क्योंकि इस नाम से ऐसा लगता था कि वो हिंसा या एनार्की, अराजकता फैला रहे हैं। वह खुद को एक वैध राजनीतिक नेता, लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडर मानते थे। कार्यवाही अपना नाम साफ करने के लिए तिलक ने शिरोल पर डेफेमेशन सूट, मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। परिणाम, दुख की बात है कि तिलक यह केस मामला डिफीटेड, हार गए। इस मुकदमे में उनका बहुत समय और पैसा खर्च हुआ और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सालों तक भारत से दूर रहना पड़ा। भले ही वो केस हार गए, लेकिन इतिहास में ये टाइटल उनकी बहादुरी और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का प्रतीक बन गया है। ये रहा आपके पूरे एक्सप्लेनेशन का सरलतम हिंदी भाषा में विस्तारपूर्वक अनुवाद और गहरा स्पष्टीकरण, डीप एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एकदम छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक और मैक्स मलर की कहानी। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही रोचक और जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य को समझने जा रहे हैं। 1. मुख्य प्रश्न क्या है? आपका ओरिजिनल टेक्स्ट मूल पाठ एक प्रश्न से शुरू होता है। जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बीजी तिलक को ब्रिटिश सरकार ने सजा कैद दी तो किस व्यक्ति ने प्लीडेड फॉर मर्सी, दया की गुहार लगाई और कहा कि उनका इंटरेस्ट, रुचि केवल एक संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत के विद्वान के नाते है? प्लीडिंग फॉर मर्सी, दया की गुहार, इसका मतलब है कि किसी बड़े अधिकारी या सरकार से कहना कि सजा कम कर दें या माफ कर दें। संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत विद्वान, ये वो व्यक्ति है जो संस्कृत भाषा और उसके प्राचीन ग्रंथों को बहुत गहराई से जानता है। इस सवाल का सही जवाब है व्हाट बी, मैक्स मलर। 2. तिलक जी कौन थे? हु वॉज तिलक? बाल गंगाधर तिलक भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़े नेता थे। स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ स्वदेशी के प्रबल समर्थक। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। तिलक जी चाहते थे कि हम सिर्फ भारत में बनी चीजें इस्तेमाल करें, ना कि इंग्लैंड से आई हुई। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर आपको एक गेंद खरीदनी है तो तिलक जी कहेंगे कि उस कारीगर की बनाई गेंद लो जो भारत में रहता है, भले ही ब्रिटिश कंपनी की गेंद थोड़ी सस्ती हो। एक्सट्रीमिस्ट कैंप, गरम दल। कांग्रेस पार्टी में 2 तरह के नेता थे, माइनस नरम दल, मॉडरेट्स, जो आराम से चिट्ठियां लिखकर आज़ादी मांगते थे, और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट्स, जो खुलकर और जोरदार तरीके से आज़ादी की मांग करते थे। तिलक जी एक्सट्रीमिस्ट कैंप से थे। वो चाहते थे कि स्वराज, अपना राज, हमें अभी चाहिए। न्यूज़पेपर्स, अखबार। तिलक जी ने 2 बहुत ताकतवर अखबार शुरू किए। मराठा, जो इंग्लिश वीकली था यानी अंग्रेजी में छपता था। केसरी, जो मराठी वीकली था यानी मराठी भाषा में छपता था। वाई ब्रिटिश वर एंग्री, ब्रिटिश क्यों नाराज थे। इन दोनों अखबारों में एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, अति राष्ट्रवादी और रेडिकल कंटेंट, क्रांतिकारी बातें लिखी जाती थीं। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को जगाते थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे सेडिशन, राजद्रोह माना और इसलिए उन पर क्रिमिनल लॉ,
आपराधिक कानून लगाया गया और उन्हें सेंटेंस्ड सजा दी गई। 3. मैक्स मूलर का हस्तक्षेप, मैक्स मलर्स इंटरवेंशन। अब हम उस महान विद्वान की बात करते हैं जिसने तिलक जी के लिए आवाज उठाई। हु वॉज मैक्स मलर? वह जर्मनी के थे, लेकिन इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो अपने समय के सबसे बड़े संस्कृत स्कॉलर थे। उन्होंने भारतीय हिस्ट्री, इतिहास, रिलीजन, धर्म और भाषाओं को बहुत गहराई से पढ़ा। उन्हें संस्कृत से बहुत प्रेम था। वॉट डिड ही से? उन्होंने क्या कहा? जब तिलक को सजा हुई तो मैक्स मूलर ने ब्रिटिश सरकार को एक लेटर, पत्र लिखा। उन्होंने प्लीडेड फॉर मर्सी, दया की गुहार लगाई। उनका कारण राजनीति नहीं था बल्कि ज्ञान था। उन्होंने कहा, माई इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर। तिलक में मेरी रुचि एक संस्कृत विद्वान के नाते है। सिंपल मीनिंग, सरल अर्थ। मैक्स मूलर ने कहा, सरकार, मैं उनकी राजनीति से सहमत हूं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन तिलक एक असाधारण स्कॉलर हैं। वह हमारे प्राचीन ज्ञान, वेदों और संस्कृत को जानते हैं। अगर आप उन्हें जेल में रखेंगे तो वर्ल्ड ऑफ स्कॉलरशिप, पूरे ज्ञान जगत का नुकसान होगा। कृपया उनकी सजा माफ कर दें। यह घटना हमें दिखाती है कि कैसे ज्ञान और सीखने की चाहत अलग अलग देशों और राजनीति के लोगों को भी एक साथ जोड़ सकती है। मैक्स मूलर, एक जर्मन विद्वान, ने एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि दोनों में संस्कृत के प्रति गहरा सम्मान था। 4. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अवधारणा स्पष्टता। यह फैक्ट, तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि तिलक केवल नेता नहीं थे बल्कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी भी थे। और मैक्स मलर का हस्तक्षेप यह साबित करता है कि संस्कृत और भारतीय ज्ञान की वैल्यू, कीमत दुनिया भर के स्कॉलर्स की नज़रों में कितनी ऊंची थी। नोट, यूपीपीसीएस प्री 2014 एंस। और बी सिर्फ उस परीक्षा का नाम बताता है जहां यह सवाल आया था, और यह पुष्टि करता है कि जवाब मैक्स मलर ही है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी दी गई पूरी जानकारी को बहुत ही सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। हम हर बात को विस्तार से समझेंगे और कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। मुख्य प्रश्न और उत्तर, मेन क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले सवाल को देखते हैं। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन 6 years जेल पनिशमेंट इन 1908? इसका मतलब है, आज़ादी की लड़ाई के उस एक्सट्रीमिस्ट गरम दल नेता का नाम क्या है जिसे 1908 में 6 साल की सजा दी गई थी? जवाब, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। एक्सट्रीमिस्ट लीडर का मतलब होता है वो नेता जो आज़ादी के लिए नरम तरीके, जैसे अर्जी देना के बजाय तेज और सख्त तरीके अपनाते थे। तिलक जी का नारा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सजा और जगह, पनिशमेंट एंड लोकेशन। 6 साल की सजा, 6 years imprisonment. Original text, in 1908, Tilak was sentenced to 6 years imprisonment. He was deported to Burma and kept in Mandalay Fortress along with Lala Lajpat Rai and others. सरल हिंदी, सन 1908 में ब्रिटिश सरकार ने तिलक जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया। ये एक बहुत बड़ी सजा थी। डिपोटेशन, देश निकाला। डिपोटेड का मतलब होता है उन्हें जबरदस्ती देश से बाहर भेजना। उन्हें भारत से दूर बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, भेज दिया गया। जेल का नाम उन्हें बर्मा की एक बहुत मजबूत जेल, जिसका नाम मैंडले फोर्ट्रेस, मांडले किला था, में रखा गया। एक जरूरी सुधार, आपकी जानकारी में लिखा है कि उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। ये पूरी तरह सही नहीं है। लाला लाजपत राय को 1907 में मांडले भेजा गया था, लेकिन वह तिलक जी के आने से पहले ही रिहा हो गए थे। इसलिए 1908 से 1914 तक तिलक जी वहां अकेले थे। सजा का कारण, रीजन फॉर पनिशमेंट। Kesari में लेख, articles in Kesari. Original text. The cause of sentence was the publication of some seditious articles in his weekly papers, the Kesari. सरल हिंदी, उन्हें जेल क्यों भेजा गया? इसका कारण था उनके अखबार द केसारी, केसरी में छपे कुछ लेख। द केसारी, यह तिलक जी का मराठी भाषा का एक मशहूर वीकली पेपर, साप्ताहिक अखबार था। सेडिशियस आर्टिकल्स, राजद्रोह के लेख। सेडिशियस का मतलब होता है ऐसे लेख लिखना या बोलना जो लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काए या उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाए। जब कुछ भारतीय युवाओं ने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया तो तिलक जी ने अपने अखबार में ऐसा लिखा जिसे अंग्रेजों ने राजद्रोह, सरकार के खिलाफ जाना माना। लोगों की प्रतिक्रिया, पब्लिक रिएक्शन। पहली राजनीतिक हड़ताल, फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक। ओरिजिनल टेक्स्ट,
In opposition to the sentence, 5 RST political strike took place in Bombay by the labourers of Bombay Cloth Mill. सरल हिंदी, जब लोगों ने सुना कि उनके प्यारे नेता को जेल हो गई तो वे बहुत गुस्से में आए। स्ट्राइक, हड़ताल, बॉम्बे अब मुंबई की कपड़े की मिलों में काम करने वाले लेबर्स, मजदूरों ने अपना काम रोक दिया और सड़क पर उतर आए। इसे स्ट्राइक, हड़ताल कहते हैं। वाई इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक, पहली राजनीतिक हड़ताल थी। पहली बार मजदूरों ने सिर्फ अपनी तनख्वाह या काम के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक नेता के लिए विरोध किया। इससे अंग्रेजों को पता चला कि तिलक जी का समर्थन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं, बल्कि आम गरीब मजदूरों में भी है। जेल में विरासत, लेगेसी इन जेल। Gita Rahasya. Original text, Tilak wrote the book Gita Rahasya during his imprisonment period in Mandalay jail. सरल हिंदी, जेल में 6 साल बिताने के दौरान तिलक जी खाली नहीं बैठे। उन्होंने इस समय का उपयोग एक बहुत ही महान किताब लिखने में किया। द बुक, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य। बुक्स आइडिया, यह किताब भगवद गीता का गहरा एनालिसिस, विश्लेषण है। तिलक जी ने इसमें समझाया कि गीता का मुख्य संदेश यह नहीं है कि दुनिया छोड़कर साधु बन जाओ, बल्कि यह है कि हमें निष्काम कर्मयोग यानी बिना फल की चिंता किए सही काम करते रहना चाहिए। तिलक जी ने इस विचार का इस्तेमाल लोगों को आज़ादी के लिए लड़ने का मोटिवेशन, प्रेरणा देने के लिए किया। इस तरह तिलक जी की 1908 की सजा ने न सिर्फ एक नेता को जेल भेजा, बल्कि भारत में मजदूरों के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना को जगाया और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक पर टिप्पणी भी दिया। क्या आप अब तिलक जी द्वारा शुरू किए गए गणेश और शिवाजी उत्सवों के बारे में जानना चाहेंगे? वाह, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अब हम इस पूरी बात को और भी सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मैं हर एक शब्द को समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट, विचार एकदम साफ हो जाए। 1. सवाल क्या है और सही जवाब क्यों है? द कोर क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई तब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी में 2 तरह के लोग थे। एक थे मॉडरेट्स, नरम दल, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल। आपका सवाल था, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, चरमपंथी विचार की सही डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, obtaining self-government by aggressive means in place of petitions and constitutional ways. इसका मतलब अपनी सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी सरकार स्वराज लेने के लिए अग्रेसिव मीन्स, बहुत तेज और जोरदार तरीके अपनाना, न कि सिर्फ पेटिशंस, विनती पत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल वेज, ब्रिटिश कानून के अनुसार धीमी चाल पर चलना। एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल कहते थे, आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। 2. मॉडरेट्स, नरम दल का मतलब क्या था? द पोलाइट अप्रोच। आपके दिए गए टेक्स्ट मूल पाठ के अनुसार मॉडरेट्स का मानना था कि बिलीफ, मान्यता, मॉडरेट्स बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ ब्रिटिश लॉज। मॉडरेट्स का मानना था कि ब्रिटिश कानूनों के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, कानूनी और नियम के रास्ते सही हैं। आसान भाषा, मॉडरेट्स, नरम दल बहुत पढ़े लिखे थे और मानते थे कि ब्रिटिश अंग्रेज लोग अच्छे हैं, बस उन्हें हमारी तकलीफें पता नहीं हैं। अगर हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या नियम कानून के हिसाब से पोलाइट, शालीन तरीके से बात करेंगे तो वे धीरे धीरे हमें आज़ादी दे देंगे। एक्शन, काम करने का तरीका, अडॉप्टिंग प्रपोजल्स एंड डेलीगेशंस टू लंदन फॉर नेगोशिएशन एंड डिस्कशन। प्रपोजल्स, प्रस्ताव अपनाना और डेलीगेशन समूह को लंदन भेजना ताकि नेगोशिएशन, बातचीत और डिस्कशन, चर्चा हो सके। उदाहरण, जैसे आप अपने पापा से कोई बड़ी चीज मांगते हैं तो पहले एक चिट्ठी लिखते हैं या बहुत धीरे से पोलाइट होकर बात करते हैं। यही मॉडरेट्स का तरीका था। वे डेलीगेशन, कुछ नेताओं का समूह बनाकर सीधे इंग्लैंड, लंदन भेजते थे बातचीत के लिए। 3. एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल का मतलब क्या था? द फोर्सफुल अप्रोच। आपके दिए गए टेक्स्ट मूल पाठ के अनुसार एक्सट्रीमिस्ट्स का मानना था कि बिलीफ, मान्यता, extremists believed in aggressive protests, self-sacrifices and determination at the beginning of the Indian independence movement. Extremists, aggressive protests, जोरदार विरोध, self-sacrifices, आत्मबलिदान और determination, पक्का इरादा में विश्वास रखते थे। आसान भाषा, एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल का विश्वास ब्रिटिश से उठ गया था। वे कहते थे कि सिर्फ चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, हमें पब्लिक, आम जनता को साथ लेकर अग्रेसिव, जोरदार तरीके से लड़ना पड़ेगा।
इसके लिए जेल जाना पड़े या कुछ भी सैक्रिफाइस त्याग करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये उनका डिटर्मिनेशन, इरादा था। एक्शन, काम करने का तरीका, ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय अग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। अग्रेसिव मीन्स जोरदार तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज लेना। उदाहरण, जैसे अगर आपकी कोई मनपसंद चीज दूसरे बच्चे ने ले ली तो आप सिर्फ पोलाइट होकर नहीं मांगते, बल्कि सबसे सामने खड़े होकर जोर से प्रोटेस्ट, विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह मेरा बर्थ राइट, जन्मसिद्ध अधिकार है। एक्सट्रीमिस्ट्स का सबसे बड़ा हथियार था बॉयकॉट, बहिष्कार और स्वदेशी, अपने देश का सामान। वे ब्रिटिश सामान को बॉयकॉट करके उन्हें आर्थिक पैसों तौर पर कमजोर करना चाहते थे। 4. आज़ादी, इंडिपेंडेंस, स्वराज का मतलब क्या था? द अल्टीमेट गोल। ये डिफरेंस, अंतर सबसे ज्यादा जरूरी है। दोनों समूहों के लिए इंडिपेंडेंस, आज़ादी का मतलब अलग था। मॉडरेट्स के लिए इंडिपेंडेंस, मॉडरेट्स मेंट इंडिपेंडेंस एज सेल्फ गवर्नेंस अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश राज के नीचे ही सेल्फ गवर्नेंस, अपनी सरकार चलाना। आसान भाषा, मॉडरेट्स चाहते थे कि भारत में बड़े बड़े पद पर इंडियन लोग काम करें और हम अपने नियम खुद बना सकें, लेकिन ऊपर से ब्रिटिश महारानी या राजा का राज चलता रहे। जैसे एक बड़ा बेटा घर में अपनी मर्जी चलाता है, पर फाइनल अथॉरिटी, आखिरी ताकत पापा की ही रहती है। एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मेंट फॉर एक्सट्रीमिस्ट एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। फॉरेन कंट्रोल, विदेशी नियंत्रण से, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी। आसान भाषा, एक्सट्रीमिस्ट्स कहते थे कि ब्रिटिश को पूरी तरह से देश छोड़कर जाना होगा, हमें उनकी कोई बात नहीं माननी है। वे कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहते थे, जिसका नारा था स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 5. बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों थे? वाई अदर ऑप्शंस वर इनकरेक्ट? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट्स ने स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन को अपने टूल्स, औजार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन ये उनकी डेफिनेशन, परिभाषा नहीं थे। ए, स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस आर्टिकल्स, स्वदेशी, ये उनका प्रोग्राम, काम था। उदाहरण, जैसे पढ़ाई करना आपका काम है पर डॉक्टर बनना आपका लक्ष्य है। स्वदेशी, अपना सामान बनाना उनका काम था। अग्रेसिव मीन्स, तेज तरीका, उनका लक्ष्य था। सी, प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशनल, ये भी एक प्रोग्राम था। उदाहरण, वे नेशनल स्कूल्स, राष्ट्रीय स्कूल इसलिए खोलते थे ताकि बच्चे ब्रिटिश सरकार की बातों से फ्री, आजाद रहें, पर यह उनकी पूरी आइडियोलॉजी, सोच नहीं थी। डी, ऑर्गेनाइजिंग कूज अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू मिलिट्री रिवोल्ट, यह तरीका एक्सट्रीमिस्ट्स का नहीं था, बल्कि रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स, क्रांतिकारी आतंकवादी जैसे भगत सिंह का था, जो बंदूक से लड़ने में विश्वास रखते थे। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल, राजनीतिक तरीके से लड़ते थे, सेना से नहीं। इसलिए ऑप्शन बी उनकी मेथड, तरीका और बिलीफ, मान्यता को सबसे सही ढंग से बताता है। आपका कॉन्सेप्ट अब एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। Would you like to know more details about the famous Lal Bal Pal trio, who were the main leaders of the extremist group? क्या आप लाल बाल पाल की तिकड़ी के बारे में और जानकारी चाहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट समूह के मुख्य नेता थे? नमस्ते। ये बहुत अच्छा है कि आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में सब कुछ हिंदी में समझना चाहते हैं। मैं आपकी शिक्षिका हूं और हम इसे सबसे सरल तरीके से समझेंगे, जैसे कोई मजेदार कहानी। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक कौन थे और लोकमान्य क्यों? बाल गंगाधर तिलक 1856-1920 भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही पावरफुल लीडर, शक्तिशाली नेता थे। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक महान टीचर, शिक्षक थे, जिन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 2 प्रसिद्ध न्यूज़पेपर, अखबार शुरू किए, मराठी में केसारी, केसरी और इंग्लिश में महरत्ता, मराठा। इन अखबारों के माध्यम से वो लोगों को उनके राइट्स, अधिकारों के बारे में बताते थे और ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन की गलत बातों को सामने लाते थे। इसी कारण ब्रिटिश अंग्रेजों ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक कहा था, क्योंकि वो हमेशा अंग्रेजों को चुनौती देते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध स्लोगन, नारा था, स्वराज, सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य, लोकमान्य का अर्थ? लोकमान्य एक बहुत ही सम्मानजनक एपिथेट, उपाधि है जो उन्हें लोगों से मिला था। इसे तोड़कर समझते हैं। 1. लोक, लोक, इसका मतलब होता है द पीपल, लोग, यानी देश की आम जनता। 2. मान्य, मन्या, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड या एक्सेप्टेड, सम्मानित या स्वीकार किया गया।
तो लोकमान्य तिलक का मतलब हुआ तिलक जिन्हें लोगों द्वारा सम्मानित और स्वीकार किया जाता है। ये उपाधि उन्हें सरकार ने नहीं दी, बल्कि देश के लोगों ने अपने दिलों से दी थी। प्रश्न 32 की गहराई से व्याख्या। लोकमान्य बनने के कारण। ये सवाल पूछता है कि वो कब लोकमान्य कहलाए। सही आंसर उत्तर है ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका मतलब है कि उन्हें यह उपाधि किसी एक घटना से नहीं मिली, बल्कि कई घटनाओं के कारण मिली थी। ए, लोकप्रियता की नींव, फाउंडेशन ऑफ पॉपुलैरिटी। इन कार्यों ने उन्हें लोगों के बीच बहुत पॉपुलर, प्रिय बना दिया। शिक्षक बनना। ऑफ ए, उन्होंने शिक्षण संस्थाएं शुरू की। इससे लोगों को लगा कि यह व्यक्ति नॉलेज, ज्ञान से देश को मजबूत कर रहा है। अखबार शुरू करना। बी, केसारी के तेज लेखों ने उन्हें वॉइस ऑफ द पीपल, जनता की आवाज बना दिया। गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू करना। डी, 1890 के दशक में उन्होंने इन त्योहारों को बड़े पब्लिक गैदरिंग्स, सार्वजनिक समारोह में बदल दिया। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए जब अंग्रेजी सरकार पॉलिटिकल मीटिंग्स, राजनीतिक सभाएं बैन करती थी, तो तिलक इन त्योहारों का इस्तेमाल यूनिटी, एकता बनाने और आज़ादी की बात करने के लिए करते थे। इससे वो आम आदमी के लीडर, नेता बन गए। बी, वीर बनने का क्षण, द मोमेंट ऑफ हेरोइज्म। उनकी लोकप्रियता को हाईएस्ट लेवल, उच्चतम स्तर पर पहुंचाने वाला क्षण था उनका जेल जाना। रैंड मर्डर केस। और सी, 1897 में एक क्रूर ब्रिटिश ऑफिसर, अधिकारी W.C. रैंड की हत्या हुई। तिलक पर आरोप लगा कि उनके लेखों ने हत्यारों को इंस्पायर, प्रेरित किया। उन्हें कन्विक्टेड, दोषी ठहराया गया और 18 मंथ्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 18 महीने की कठोर कारावास की सजा दी गई। एग्जाम्पल, जब कोई हीरो लोगों के लिए दुख सहता है तो लोग उसे और ज्यादा प्यार करते हैं। जेल से बाहर आने पर वो एक साधारण नेता नहीं, बल्कि नेशनल हीरो, राष्ट्रीय नायक बन गए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इन मैनी इंसिडेंट्स, कई घटनाओं के कारण उन्हें लोकमान्य कहा गया, इसलिए आंसर ई सही है। प्रश्न 33 की गहराई से व्याख्या। लोकमान्य कब मशहूर हुए। यह सवाल पूछता है कि उन्हें यह उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई या यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई। ए, आपके दिए गए उत्तर की जांच, चेकिंग द गिवन आंसर। बी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, आपके टेक्स्ट में यही उत्तर दिया गया है। करेक्शन, ये उत्तर अक्सर भ्रामक होता है। हालांकि चूंकि रैंड मर्डर केस 1897, जिसके कारण उनकी फेम शुरू हुई, को कुछ लोग शुरुआती रेवोल्यूशनरी एक्ट्स, क्रांतिकारी कृत्यों से जोड़ते हैं, इसलिए यह विकल्प चुना जाता है। बी, सबसे सही और व्यापक अवधि, द मोस्ट एक्यूरेट पीरियड। सी, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन, 1916। ये वो समय था जब लोकमान्य उपाधि पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय हुई और सबको पता चली। होम रूल का मतलब था कि हम अपने घर का शासन, रूल खुद करेंगे। तिलक ने इस आंदोलन में पूरे देश की यात्रा की और अपना नारा दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट। जब भी वो कहीं जाते थे, लोग उन्हें लोकमान्य तिलक कहकर सम्मान देते थे। यह उनकी फेम, प्रसिद्धि का पीक शिखर था। निष्कर्ष, फाइनल कॉन्सेप्ट, तिलक ने 1897 में ही लोकमान्य उपाधि कमाया ली थी, लेकिन होम रूल मूवमेंट 1916 के दौरान यह उपाधि देश के हर कोने में सीमेंटेड, पक्की और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, सार्वभौमिक रूप से पहचानी गई हो गई। ये वो दौर था जब उनका नाम हर भारतीय की जुबान पर था। क्या आप उनके स्वराज इज माई बर्थ राइट वाले नारे के बारे में और जानना चाहेंगे? नमस्ते। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी गहराई से और सरल हिंदी में सीखना चाहते हैं। मैं आपकी पूरी जानकारी को हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, अवधारणा एकदम साफ हो जाए। प्रश्न और उत्तर का सरल हिंदी में अनुवाद और विस्तृत विवरण। 1, मुख्य प्रश्न, द कोर क्वेश्चन। हमारा प्रश्न ये है, महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन से मुस्लिम नेता ने बाल गंगाधर तिलक की बियर, अर्थी शव को लिफ्ट उठाया था? बाल गंगाधर तिलक ये भारत के एक बहुत महान फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बियर माइनस अर्थी, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को जिस लकड़ी के स्टैंड पर रखकर शमशान घाट या कब्रिस्तान ले जाते हैं, उसे बियर अर्थी कहते हैं। बियर को उठाना बहुत सम्मान की बात मानी जाती है। महात्मा गांधी, आप जानते हैं ये हमारे फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने बिना हिंसा के आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सवाल का मतलब,
तिलक जी के मरने के बाद गांधी जी के साथ कौन से मुस्लिम नेता ने उनका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया? 2. सही उत्तर और गहरी जानकारी, द करेक्ट आंसर एंड डीप डिटेल्स। सही उत्तर है ए, शौकत अली। शौकत अली। लेकिन अकेली ये जानकारी काफी नहीं है। हमें यह भी पता चलता है कि 3 महान नेताओं ने मिलकर ये ऑनर सम्मान पूरा किया। 1. महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंदू। 2. शौकत अली। शौकत अली माइंस मुस्लिम। 3. डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू माइनस मुस्लिम होल। यह दृश्य जहां हिंदू और मुस्लिम धर्म के बड़े नेता एक दूसरे के महान नेता का शव उठा रहे हैं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल, प्रतीक था। यह हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण था। इससे लोगों को पता चला कि आज़ादी की लड़ाई में हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। 3. तारीख का महत्व और बड़ी घटना, द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट एंड द बिग इवेंट। यह घटना 1 अगस्त 1920 को हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हुई। लेकिन यह तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये एक बड़ा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने लोगों से कहा कि वे ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरह का कोऑपरेशन, सहयोग न करें, जैसे सरकारी नौकरी छोड़ दें, विदेशी कपड़े जला दें आदि। कनेक्शन, संबंध। तिलक जी के निधन ने इस नए आंदोलन को एक बहुत बड़ा इमोशनल पुश, भावनात्मक बल दिया, क्योंकि लोगों ने दुख और गुस्से में आज़ादी की लड़ाई में और ज्यादा हिस्सा लिया। 4. एलिजी, शोक गीत का पाठ करने वाले, दी एलिजी रीडर। आपके दिए गए टेक्स्ट पाठ में एक और जरूरी बात है। और मौलाना हसरत मोहानी ने उनकी मृत्यु के बाद एलिजी माइन शोक गीत पढ़ा। एलिजी यह एक बहुत दुखी और गंभीर पोएम, कविता या गीत होता है जो किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में और उसकी प्रशंसा में पढ़ा जाता है। मौलाना हसरत मोहानी ये एक महान उर्दू पोएट, उर्दू कवि और फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया था। इंपॉर्टेंस, महत्व। उनका ये एलिजी पढ़ना दिखाता है कि लिटरेरी वर्ल्ड, साहित्य जगत में भी तिलक जी का कितना सम्मान था और मुस्लिम नेता उन्हें कितनी इज्जत देते थे। 5. शौकत अली क्यों थे खास? वाई वॉज शौकत अली स्पेशल? शौकत अली और उनके छोटे भाई मोहम्मद अली, ऑप्शन बी में दिए गए को अली ब्रदर्स, अली बंधु कहते थे। ये दोनों खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। खिलाफत मूवमेंट प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिशों ने तुर्की के खलीफा माइनस दुनिया के सभी मुस्लिमों के धार्मिक नेता के साथ बुरा बर्ताव किया, तो भारत के मुस्लिमों ने उनके समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया था। गांधी सपोर्ट। गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट का पूरा समर्थन किया ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ सकें। चूंकि शौकत अली गांधी जी के एक बहुत जरूरी पॉलिटिकल एलाय, राजनीतिक सहयोगी थे और मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट दिखाते थे, इसलिए उनका तिलक जी की बायर उठाना गांधी जी के साथ दोस्ती और नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को जाहिर करता था। इस पूरी घटना ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में यूनिटी और कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, मील का पत्थर बना दिया। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।